नमस्कार सभी आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज का ये भव्य अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत के युवाओं के आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ एक प्रेरणादायक अभिमान है। मैं हंसराज सिंह आप सभी का युवा उद्यमिता यात्रा जयपुर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री दिनेश जांगीर जी, IRS एडिशनल कमिश्नर GST दिल्ली। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री लोकेंद्र सिंह दारुका जी, क्षेत्र समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान राजस्थान। अध्यक्षता में श्रीमती अर्चना सुराना जी, संस्थापक एवं निर्देशक आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस जयपुर, तथा युवा उद्यमिता यात्रा संयोजक एवं मुख्य वक्ता श्री RS जोयल जी, अखिल भारतीय IT प्रमुख स्वावलंबी भारत अभियान एवं निर्देशक स्वर्णिम भारत फाउंडेशन। जोरदार तालियों से हम सभी का अतिथियों का स्वागत करेंगे। अब मैं सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रभक्ति के गीत वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं, उनके अनुभव, संघर्ष और योगदान का होता है। अब हम अपने माननीय अतिथियों का अंगूछा, बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करेंगे। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और जब युवा ऊर्जा को सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही अवसर मिलता है तब वही ऊर्जा राष्ट्र निर्माण की ओर सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। युवा उद्यमिता यात्रा का उद्देश्य यह भी है कि हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने कौशल को पहचानें, तकनीकी और नवाचार से जुड़ें और समाज के लिए नए अवसर तैयार करें। आइए हम सभी मिलकर इस यात्रा को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा जागरण और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के रूप में आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं माननीय श्री लोकेंद्र सिंह दारुका जी, क्षेत्र समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान राजस्थान को, कि वह युवाओं को स्वदेशी प्रस्ताव पर प्रेरणादायक उद्बोधन करें। सर। भारत माता की, भारत माता की। गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार। स्वरोजगार अपनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे। स्वावलंबी भारत अभियान MySBA के द्वारा आयोजित युवा उद्यमिता यात्रा भारत के अंदर जो एक गुण था प्रत्येक व्यक्ति में उद्यमिता का, उस गुण को हम भूल गए हैं। और ये जो 200 साल का जो अंग्रेज़ों का शासन रहा उसके अंदर एक मानसिकता बनी नौकरी करने की, और देश आज़ाद होने के बाद में भी हम नौकरी करने को महत्वपूर्ण मान लिया। नौकरी को रोज़गार मानने लग गए, और रोज़गार कौन देगा? रोज़गार सरकार देगी। सरकार की जिम्मेदारी मान ली रोज़गार देने की। नौकरी मिलती अच्छी बात है, नौकरी करना बुरी बात नहीं, नौकरी मिल जाती करनी चाहिए, लेकिन नौकरी के साथ साथ हमको अपने युवाओं को, अपने पुरुष को भी पहचानना चाहिए। मैं कुछ नया क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बल पर क्या सब कर सकता हूँ, और यही उद्यमिता है। नया सोच, नया विचार और अपने दम पर कुछ करना, यही उद्यमिता है। तो ये सारा वातावरण देश में बनाया जा रहा है कि युवा उद्यमिता के लिए सोचे। सरकार भी प्रयत्न कर रही है, सरकार भी विभिन्न योजनाएं दे रही है, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं, नौकरियां मिलेगी कहाँ से? 37 करोड़ युवा है 15 साल से 29 साल तक के। हर साल 10 से 15 लाख युवा तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा तैयार हो जाते हैं नौकरी करने के लिए। कहाँ से देंगे नौकरियाँ? 7 से 8% अधिकतम नौकरियाँ है ही नहीं, तो फिर बाकी क्या करेंगे?
इसलिए युवाओं को उद्यमिता की राह अपनानी पड़ेगी। इस उद्यमिता की राह के माध्यम से हम इस देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाएंगे और ये मानसिकता बनाएंगे, हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और इस उद्यमिता की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान RS सोहेल साहब ने एक अभियान चलाया है युवा उद्यमिता यात्रा के। उसकी शुरुआत अजमेर में हुई कि हम युवाओं के बीच में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, युवाओं को बुलाएंगे, युवाओं में उद्यमिता का भाव जगाएंगे और केवल भाव भी नहीं जगाएंगे, उसको एक सफल उद्यमी बनाने के लिए भी पूरा प्रयत्न करेंगे। उस दृष्टि से ये आज उद्यमिता यात्रा जयपुर में आए हैं। मैं सोहेल साहब उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस देश के एक महत्वपूर्ण अभियान में देश के युवाओं के भविष्य के लिए आप जिस प्रकार का ये काम अभियान शुरू किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे भी इस कार्यक्रम में अतिथि के लिए रखा, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब इस कार्यक्रम में आगे चलते हुए मैं युवा उद्यमिता के यात्रा के बारे में, उसके मिशन विजन और वो कैसे किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में बताने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राधेश्याम चौधरी सर। युवा उद्यमिता यात्रा के इस जयपुर आगमन के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान दिनेश जी जांगीर साहब, एडिशनल कमिश्नर GST दिल्ली। समारोह के विशिष्ट अतिथि लोकेंद्र सिंह जी नरूका साहब, क्षेत्र समन्वयक, श्रीमती अर्चना सुराना जी, फाउंडर ऑफ आर्च कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड बिजनेस, फैकल्टी मेंबर्स, संगठन से अन्य पदाधिकारी और इस यात्रा के वो प्रतिभागी जो इस यात्रा को वास्तव में उस और ले जाएंगे जहाँ पर इसका उद्देश्य पूरा होगा। तो इस यात्रा के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि ये यात्रा क्या है। इस यात्रा में हम तकरीबन राजस्थान के 10 जिलों में जाएंगे। अजमेर से इसकी शुरुआत हुई और जयपुर में हम आए हैं। हर ज़िले में तकरीबन 300 से 400 युवाओं को हम पहले प्रथम भाग में, जो कि आज यहाँ संपन्न हो रहा है जयपुर का, उसमें हम इनको इस कार्यक्रम के बारे में किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की क्या सब्सिडीज़ हैं, उनके मन में कोई आइडिया है क्या, उस आइडिया को कैसे नर्चर करना है, इस बारे में बताएंगे। लेकिन इसका मुख्य पार्ट जो है वो इस सेमिनार के बाद शुरू होता है, वो है इसका लेवल 2, जहाँ पर आज जो आप में से प्रतिभागी हैं वो कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चनर भरेंगे और वो लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में उनको 15 दिन की एक हैंड होल्डिंग जो है वो दी जाएगी और उस हैंड होल्डिंग में उस 15 दिन में हर विषय के विशेषज्ञ, टैक्स के, बैंक के, सब्सिडी के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के, ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी और उस 15 दिन की तैयारी के बाद उनमें से कुछ चयनित युवाओं को जो है बूट कैंप के लिए चयनित किया जाएगा और तकरीबन 150 युवाओं को उस 3 दिवसीय रेजिडेंशियल बूट कैंप में उनके जो भी व्यापार, उद्योग, स्वरोजगार वो लगाना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कार्रवाई की जाएगी और 10 जिलों से एकत्रित उन 100 युवाओं को एक सफल उद्यमी बनाने के लिए भी उनको एक मेंटर दिया जाएगा जो अगले कुछ महीनों तक उनको हेल्प करेंगे अपने उस उद्योग को सफल बनाने के लिए। तो ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस यात्रा के दौरान या द्वारा हम 100 स्वरोजगारी या उद्यमी तैयार करें और समाज में ये संदेश दें कि एक छोटा सा प्रयास अगर 100 उद्यमी बना सकता है तो अगर इसका एक समग्र राष्ट्रीय प्रयास किया जाए तो हम लाखों उद्यमी बना सकते हैं। यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड 100 प्रोजेक्ट्स की पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर जो है टीम है और इसके अलावा भी आपके मन में कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप है, उसके लिए भी निसंदेह हमारे पास कोई ना कोई मेंटर होगा ही होगा। हम आपके उस आइडिया को भी मूर्त रूप तक लाने के लिए जो है अपना पूरा प्रयास करेंगे। ये वही चरण है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जो 5वां चरण है वही जो है इम्प्लीमेंटेशन का है। ये सारे आंकड़े मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो उद्यमिता यात्रा है
ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसमें रजिस्ट्रेशन पर भी कोई शुल्क नहीं है। उस 15 दिवसीय पर बूट कैंप पर भी कोई शुल्क नहीं रखा गया है। केवल ये एक हमारी इच्छा है, या यूँ कह लीजिए हमारा उद्देश्य है, हमारा मंतव्य है कि आप एक सफल उद्यमी बने और उद्यम लगाने के बाद यथासंभव 2, 5, 10, 50, 100 लोगों को आप रोजगार दें, जिससे कि हमारा भारत समर्थ बने, स्वावलंबी बने और विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो। तो ये इस यात्रा का उद्देश्य है। द्वितीय सत्र में मैं आज सम्मुख आपके पास वापस आऊँगा, जहाँ पर हम टेक्निकल सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आप सभी लोगों के इस पार्टिसिपेशन के लिए भी आपको धन्यवाद है। देखिए, टेक्निकल सेशन जो होगा वो इतना मेरे हिसाब से आपके लिए यूज़फुल होगा कि वहाँ पर आप अपने उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी बातें हम जो है आपस में बात करके जानेंगे। प्रश्न उत्तरी का कार्यक्रम भी उसमें होगा और वहाँ पर हम अपनी सारी उन बातों को करेंगे। तब तक के लिए स्टेज मैं वापस हंसराज जी को देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शिक्षा तब सार्थक होती है जब वह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती अर्चना सुराना जी, संस्थापक एवं निर्देशक आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिज़ाइन बिजनेस जयपुर को, उन्हीं की एक वीडियो जर्नी के साथ। 2 मिनट का एक पहले वीडियो रहेगा, फिर मैम यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। युवा, उद्यमिता और यात्रा, ये तीनों शब्द आपस में कितने जुड़े हुए हैं। आप इसे गहराई से थोड़ा महसूस करें, क्योंकि इसे लेके आए हैं हमारे बीच में चोयल साहब यहाँ पर, जिन्होंने आर्ट्स में विश्वास रखा, क्योंकि जितेंद्र जी ने ये पहचान हमारी उनके साथ कराई, और चार्ज और MySB और आर्ट्स ने मिलकर के ये आज आपके लिए ये प्रस्तुतियाँ रख पाए हैं। 750 पार्टिसिपेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया, और केवल मतलब हमें ये था कि आज 200-250 होने चाहिए यहाँ पर। क्या वजह है कि युवा में वो जागरूकता की कमी क्यों है? तो इसके लिए हमने बुलाया है हमारे बीच में आज दिनेश जी जांगीर जी को, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और IRS है और GST कमिश्नर हैं। हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं चला करके, ताकि आप लोगों से बात कर सके, क्योंकि इनकी बहुत सारी रुचि है, पुस्तकें लिखी है, बहुत सारा वैदिक नॉलेज इनके पास है, और वो कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के अंदर में। ये जो हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जिससे उद्यमिता कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये सब रास्ते दिखाने के लिए हमारे पास में जीवित उदाहरण है चोयल साहब का। साथ में लोकेंद्र भाई साहब जी ने जो इतना सुंदर कहा कि हमें जॉब गिवर्स बनना है, ना कि जॉब सीकर्स। जॉब सीकर हम बने ज़रूर, सीखने के प्रयत्न से, क्योंकि हम सीखना सब चाहते हैं। हम सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री में जा कर के उनके आचरण के, उनके व्यवहार को, जो क्या प्रोफेशनल अप्रोचेस हैं उनको सीखने के लिए। फिर जाके हमारे बीच में इतना कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि हम आगे अपना काम शुरू करने की हमें वो जागरूकता रहे। सो ऑल दिस इज़ वाई बिकॉज आवर कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। हमारी जो संस्कृति है वही है जो हमें आगे लेके जाएगी। अगर आज मैं विश्व के 70 देशों और 400 यूनिवर्सिटीज़ जिसकी मेंबर है, 11 कंट्रीज़ का इलेक्टेड बोर्ड है, उसमें एक इलेक्टेड मेंबर के रूप में बैठी हूँ, तो ये कहीं मेरे देश की जो शक्ति है ना, वो मेरे साथ रहती है। जिसके पास में नई सोच हो, नई विचारधारा हो, नए तरीके से काम करने की जागरूकता हो, उसकी ही पहचान होगी हमेशा। तो आज जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं, जैसे आपने ग्रीन इकोनॉमी सुना होगा, तब अपन एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे थे, वाइट थी तब अलग था, अभी ऑरेंज इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, एंड अपनी ही रिसोर्सेज से आप क्रिएशन करें, तभी हम सस्टेनेबिलिटी के रास्ते आगे बढ़ेंगे। चिंतन के लिए छोड़ जाऊंगी कि आज आगे आप क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करें, अपने आपस में बात करें और अपने आइडियाज़ को थ्रो करें दूसरों के सामने, सुने कि क्या कहते हैं वो, और फिर जो काम मन में ठान लिया उसको आगे बढ़े आगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी जर्नी के लिए। धन्यवाद।
अभी इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ यहाँ पे सम्मिलित हैं माननीय श्री दिनेश जांगीर जी IRS एडिशनल कमिश्नर GST दिल्ली। नमस्कार आदरणीय अग्रज चोयल साहब, मैडम सुराना, लोकेंद्र जी, सामने विराजमान विशिष्ट अतिथि और मेरे दोस्त। सिंह चले नहीं झुंड में, सिंह चले नहीं झुंड में, हंसों की नई पात, लालों की नई बोरियां, संत चले न जमात। सिंह कभी झुंड में नहीं चलता, अकेला चलता। सिंह चले नहीं झुंड में, हंसों की नई पात। हंस अपना अकेला विचरण करता है, वो बाकी बगलों की तरह पंक्ति में नहीं चलता। लालों की नई बोरियां, बोरियां किसकी होती है? कोयले की होती है, दूसरी चीज़ों की होती है, लेकिन जो कीमती चीज़ होता है उसकी कोई बोरी होती है? वो अपने आप में अपनी अलग हैसियत रखता है। और संत चले न जमात, जो सच्चा संत है, साधु है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। ये वो लोग हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ये जो सामने बैठे हैं 750 में से 100 वो लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम भी अपना रास्ता खुद बनाएं। दूसरी बात, मैडम ने शब्द बोल तो दिए थे लेकिन अर्थ नहीं बताए थे कि युवा उद्यमिता यात्रा, इन तीनों शब्दों पे हम बात करते हैं। युवा का अर्थ आप भली भांति समझ गए, केवल उम्र से ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं यहाँ हो सकता 40 के पार हो, 45 के पार हो, लेकिन जोश में अभी वो क्या हो, युवा। उद्यमिता, कुछ करने का जज्बा, कुछ करने की सोच, कुछ करने की हिम्मत। और यात्रा, जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलते हैं, उस यात्रा में हमेशा हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई जगह देखते हैं, कुछ नया प्राप्त करते हैं। तो ये वैसी यात्रा है कि जो आपका जो नया करने का, नया सीखने का और दुनिया को अपनी क्षमता बताने का जो जज्बा है, उसकी एक यात्रा है जिस पे चलने की शुरुआत आज आपने कर दी। अब एक बात आती है, दो अर्थ शब्द बड़े बार बार आ रहे थे, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर। आज के वक्त में आत्मनिर्भरता का या स्वावलंबन का अर्थ जो मैं समझता हूँ, जो मैंने इतने दिनों में सीखा है, उसका अर्थ ये है कि कहीं कोई भी हमारा शोषण नहीं कर पाए। मैं उस पर निर्भर हूँ, वो मुझ पर निर्भर है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ सहभागिता कर रहे हैं, एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहे। कोई भी एक भी चीज बता दो, एक इंसान बता दो, एक देश बता दो, धरती का कोई ऐसा टुकड़ा बता दो जो अपने आप में अगर उसको काट दिया जाए तो अलग रह सके। वैसे ही जिंदगी में हमारे पास एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पे हमारा किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो है समय। अगर मैंने समय का ध्यान नहीं रखा तो समय मेरा ध्यान रखेगा। मैंने समय का आदर नहीं किया तो समय मेरा आदर करेगा। मैंने अगर समय को बर्बाद किया तो समय क्या करेगा? मुझे बर्बाद करेगा। इसलिए जब सारी बातें हम करते हैं, सबसे वो बात की बात है, सबसे पहले है कि इस जिंदगी में जो सबसे सीमित चीज़ है, जो हमारे पास, जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, वो है समय, और उसका आदर करना है। कहीं भी किसी भी जगह पे हो, समय का जो महत्व है वो बाकी सब चीज़ों से ऊपर है, सब चीज़ों से ऊपर है। उसके बाद में कहीं नहीं है। वेद से लेके आज तक हजारों ग्रंथ लिखे गए, सारी चीज़ें पढ़ लो, उसमें जो सबसे मेन चीज़ आएगी वो है, सबसे चीज़ है समय। मन पचिते हैं अवसर बीते, जो बीत गया वो हाथ नहीं आएगा, उसको वापस नहीं ला सकते। अपने पुरखे एक चीज़ कह के गए हैं, दिन खेती धिक चाकरी, दिन दिन है व्यापार। दिन खेती धिक चाकरी और दिन दिन है व्यापार। दिन खेती मतलब खेती जो है वो धन्य है, लोगों का पेट भरती। धिक चाकरी जो लोकप्रिय है उसको धिक्कार है, और दिन दिन है व्यापार। सबसे उच्च क्या है? व्यापार। वो कई लोगों को रोजगार देता है। ये हमारी पुरखों की कहावत है। जाते जाते एक चीज़ अंत में मैं कह जाऊँगा, भाई साहब ने जैसे कि अभी कहा, सारी चीज़ हिंदू कर रहे हैं, प्रिय क्यों कर रहे हैं? इंसान की खूबी ये है, अच्छे इंसान की खूबी ये है, और चोयल साहब जैसे इंसान की खूबी ये है कि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में भी सोचता है।
जो दूसरों के बारे में सोचने का संत जैसा भाव रखता है, वो लोग चाहते हैं कि केवल मैं ही आगे नहीं बढ़ूं, लोग भी आगे बढ़ें। वरना इनका खुद का बहुत इतना अच्छा बिजनेस है, वहाँ टाइम दे तो दिन रात वहीं जो है इनको समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज के लिए, आप लोगों के बारे में, देश के लिए सोचा। तो इस सोच का हम सम्मान करें, समय का सदुपयोग करें, और जो इस यात्रा से जुड़े जो इनका कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के अनुसार आप जो इनके साथ कदम ताल करते हुए अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करें, यही मेरी कामना है और यही आज यहाँ आने का जो है मेरा एक उद्देश्य था। नमस्कार, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन विचार मांगों के ऊपर सभी लोग अध्ययन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा दिनेश जी शर्मा भाई साहब, जो कि प्रांत समन्वयक हैं स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान के। भाई साहब। जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, याचक नहीं दाता बनेंगे। मंच पर उपस्थित अर्चना जी, चोयल जी भाई साहब, लोकेंद्र जी भाई साहब और दिनेश जी IRS जो हैं, ये सब विभूतियाँ और आप सब जो सामने बैठे हैं, आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारे, आप सबका हृदय से धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप लोगों के बिना नहीं हो सकता था, इसीलिए आप सब यहाँ पधारे, आप सबका धन्यवाद। और आर्च कॉलेज जिसने हमको इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया, उसके लिए आर्च कॉलेज का स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान और MySBA की तरफ से बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रवेश कर रहे हैं कार्यक्रम के अंदर महत्वपूर्ण भाग, यानी कि तकनीकी सत्र पर। अभी तक जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों ने सुनी होंगी, जिनसे आप मोटिवेट हो गए होंगे, परंतु ये बिजनेस, ये उद्यमिता बनने के लिए करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। तो इसी शुरुआत कहाँ से करें से लेके आगे तक का पूरा जो तकनीकी सत्र रहेगा, वो हमारे साथ मौजूद राधेश्याम चोयल जी आपको इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो आज का ये सत्र केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि युवाओं को व्यवसाय, स्टार्टअप, डिजिटल अवसरों और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई सोच देगा। उद्घाटन सत्र के बाद अब हम लोग हमारे टेक्निकल सेशन में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हम सब जो हमारा आइडिया है, उस आइडिया को किस तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी हम करना चाहते हैं, चाहे वो आइडिया भी आपके पास है चाहे नहीं है, उस यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ये सत्र है। और ये सत्र में हम लोग बहुत आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे जब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद भी हमने एक प्रश्न उत्तर सत्र रखा है, जहां पर आप अपने मन की कोई भी बात पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में या इस सेमिनार में या इस प्रसंग में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम RS चोयल है। मैं व्यवसाय से एक उद्यमी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और मैं फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के टर्नकी सॉल्यूशंस बनाता हूँ। उसके अलावा मैं लेखक हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं, और मेरी रुचि है उद्यमिता में। मुझे युवाओं के साथ उद्यमिता पर बात करना अच्छा लगता है। मुझे तब और भी अच्छा लगता है जब उन बातों से प्रेरित होकर के कोई अपना उद्यम शुरू करता है और वो अपनी सक्सेस स्टोरी जब सुनाता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, और हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, दौलत, शोहरत और ताकत। ये वो शब्द हैं जो हमारे दिमाग में कभी ना कभी किसी ना किसी अनुक्रम में आते ही रहते हैं। अब मैं आप में से किसी भी सज्जन से जो इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं या वो कौन है जो केवल रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है, या उसके मन में अपार दौलत,
खूब शोहरत या प्रसिद्धि, खूब सारी उसके पास पावर हो और वो एक समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित हो, इन दोनों में से कौन सी बात आपके दिमाग में आती है? और अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में तो ये आती है कि मुझे तो मेरी रोजी रोटी मिल जाए, मेरा तो काम हो गया, वो भी अपनी जगह सही है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे जीवन में ऐसा कुछ करना है जहाँ पर मैं अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारूंगा, या मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि लोग जो है मुझे मेरे नाम से पहचानने लगेंगे, यानी कि यश और कीर्ति जो है वो आपके पास अपार होगी। तो आप में से कोई ऐसा है जो ये बताना चाहे कि इन दोनों में से कौन से पक्ष को वो सोचता है? कोई भी? सेकंड ऑप्शन, जो बिजनेस कर रहा है, मेरे हिसाब से उसका टारगेट होता है कि मैं अपने बिजनेस के टर्नओवर में इस साल 1 जीरो और बढ़ा लूँ। कोई ज़्यादा एम्बिशियस होता है तो वो कहता है मैं 2 जीरो एक साथ बढ़ा लूँ। तो जीरो बढ़ाने की जो कवायद है वो अलग तरीके से चलती है और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट की कवायद अलग तरीके से चलती है। हालांकि दोनों के लिए नरसंगिक गुण एक जैसे ही होते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण रखे गए जिसमें उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो सब कुछ प्राप्त किया जो वो प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि असंभव से लगने वाली बातों को भी उन्होंने संभव कर दिया। तो उसके पीछे क्या ताकत थी? उसके पीछे ताकत थी सोच की ताकत, उसके पीछे ताकत थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीज़ों को, वस्तुओं को, गोल को, प्रारब्ध को अपनी ओर आकर्षित करना। और जब अगर हम बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी फिर इसके कुछ नियम, कुछ कायदे हैं। अगर आप इस नियम कायदों का ध्यान रखोगे तो आप जो आप सोचते हैं वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा। आप इस बात को गांठ बांध लें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। जो आप अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे वो आपका बिजनेस उस जगह पे पहुंच जाएगा। कल मैं क्या चाहता हूं उसके लिए मैं आज करूंगा। ऐसा ही आदरणीय दिनेश जी कह के गए कि समय की कीमत हमें समझनी पड़ेगी। आज अगर हमने समय खराब किया तो फिर समय खराब हो ही जाने वाला है। इसीलिए जो हम सोचेंगे वो हम हो जाएंगे। अब आपका बिजनेस, एक बार को आप सारी बातें साइड में रख दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपके पास कितनी धन संपदा है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी जाति क्या है, आपका लिंग क्या है, ये सब भूल जाइए और केवल एक बात ध्यान रखिए, वो है मैं चाहता क्या हूँ। और जो मैं चाहता हूँ क्या मैं इसको किसी को बता सकता हूँ? अगर मुझे कहा जाए कि मुझे जो जीवन में चाहिए उसको आप, उस महत्वाकांक्षा को, उस एम्बिशन को आप बताइए, मैं तब बोलता हूँ कि घंटों लगेंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चाहता हूँ। पर जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसने खुद पर समय नहीं दिया है, वो 1-2 लाइन बोल के रुक जाएगा। तो यहाँ पर अपनी चाहत को शब्द देना सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद उस शब्द को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फला चीज़ चाहिए तो उसके बारे में सोचिए, उसे देखिए। मेरा अपना व्यापार, क्या शब्द की आपके दिमाग में पिक्चर बनी, वो आज का स्वरूप है। लेकिन अगर आपने इस पिक्चर को ऐसे देख लिया कि एक 10 मंजिला आपका कॉरपोरेट ऑफिस है जहाँ पर आप नीचे उतर रहे हैं, आपको गार्ड एस्कॉर्ट कर रहा है, फिर आप लिफ्ट से 10वें मंजिल पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप उस कंपनी के CEO काम कर रहे हैं, आपके नीचे हजारों आदमी काम करते हैं, आपका एक ब्रांड है,
उस ब्रांड को लोग पूरी दुनिया में जानते हैं। अब इतनी बड़ी कहानी को देखने के लिए समय लगता है, लेकिन बिजनेस बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए आपका अपना ब्रांड नेम या वो निश जहां पर आप काम करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बात हो रही है कि हमें अपने सपनों को किस तरीके से बात करनी है, आपको पूरी दुनिया में कंट्रोडिक्शंस मिलेंगे। आपको एक बात के 2 पक्ष नहीं, आपको एक बात के 100 पक्ष मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पक्ष वही भारी है जो आपका अपना है। राय साहब जानते हो, ज्ञानचंद जी का नाम सुना है? खूब है सोसाइटी में, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने देखे हैं शायद 2-4 ज्ञानचंद जी। मैं केवल इतनी सी यहाँ से आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूँ कि आपकी जो सोच है वो पूरी हो सकती है, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे हैं। अब अगर हम बिजनेस की बात करते करते स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, फिर तो तन पे कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए समय है। तो अभी आज का समय है, हम अपने उस व्यवसाय को देखें, हम अपने उस व्यवसाय को अपने जीवन में बनता हुआ देखें और जैसा हम चाहते हैं वैसा बनता हुआ देखें। उसके कुछ नियम कायदे हैं और ये नियम कायदे मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये नियम कायदे सदियों से चल रहे हैं। उन लोगों ने बनाए हैं जो इस पथ पर जीवन भर चले हैं। उनसे सीख करके अगर हम कोई बात सीख जाते हैं तो ये बुद्धिमानी की बात है। इसमें कोई अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप मुझसे बुद्धि में बड़े हैं, मैं आपको 100 बार प्रणाम करूंगा। इस भाव को जागृत करते हुए हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने बिजनेस को, अपने सपने के बिजनेस को, या जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मेरी आइडियोलॉजी है या जो भी मेरा विचार है, मेरा आइडिया है, उस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आज आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से कुछ का फॉर्मेट यहाँ है। ये समस्त प्रकार के बिजनेस नहीं है, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्यू हैं, कुछ हैं जो बिजनेस के फॉर्मेट हैं। इस फॉर्मेट में ज़्यादातर बिजनेस आ जाते हैं। या तो आप किसी बिजनेस को सर्व करेंगे, या आप किसी कस्टमर को सर्व करेंगे, या आप गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, या आप कोई सर्विस किराए पे देंगे, या आप कोई रेंटल सर्विस चलाएंगे। ऐसी तमाम बातें इन सारे बिजनेस में कवर हो जाती है। इनमें से आपका बिजनेस जिस प्रकार का है उस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब अगर आपको गवर्नमेंट को सर्व करना है तो क्या आप घर घर दूध पहुंचाने वाले बिजनेस की फिलॉसफी को उसमें जोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी बिड कंडीशंस अलग हैं, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी स्टैटिक्स अलग है, उसके लिए अलग तरह की बिजनेस प्लानिंग चाहिए होती है। तो बिजनेस प्लानिंग को हमको आगे कैसे ले जाना है उस पर भी हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार छोटा हो या बड़ा हो, अक्सर ये बात लोगों के जहन में होती है कि बड़े व्यापार वाला आदमी बड़ा होता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ही मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि व्यापारी व्यापारी होता है, वो छोटा और बड़ा नहीं होता। जैसे एक राजा राजा होता है, राजा छोटा और बड़ा नहीं होता। दोनों ही अपने आप को किसी भी राज्य का राजा मानते हैं। वो उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका राजाओं जैसा होता है, तब वो राजा होते हैं। यानी कि जिस व्यापारी की हम बात कर रहे हैं, वो व्यापारी चाहे पान की दुकान चलाए, चाहे चाय की थड़ी चलाए, चाहे मल्टी बिलियन बिजनेस चलाए, सबसे पहले तौर पर वो
पर्सनैलिटी के बतौर व्यापारी है। और जब कोई व्यापारी है, आज हम इस सभा में हैं, मैं पहले से व्यापारी हूँ, आप में से कुछ अभी व्यापारी हैं, आप में से कुछ भविष्य के व्यापारी हैं। हम एक ही नाव में बैठे हैं। जिस नाव को मैं आज चला रहा हूँ उसको कल आप चलाएंगे। तो कहने का मतलब है व्यापारी का एटीट्यूड बनाना, उस मनोबल को प्राप्त करना कि छोटे से छोटे काम को करने के बावजूद भी आपको हीनता महसूस नहीं हो, वो आपको बड़ा व्यापारी बनाएगी। अगर आपने ये सोचा ये छोटा काम है, ये मैं नहीं करूँगा, मेरा अनुभव कहता है आप बड़े काम कभी नहीं कर पाएंगे। बड़ा काम करने की पहली शर्त है आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए। आपका मनोबल बड़ा होगा, आप एक दिन बड़े व्यापारी बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है व्यापार छोटा और बड़ा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं आज की इस सभा में। यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह के आइडिया हो सकते हैं, वो सारे आइडिया मान्य हैं, वो सारे आइडिया डुएबल हैं। ऑल्टर और इम्प्रोवाइजेशन हर जगह हो सकता है। कंसल्टेंट आएगा, मेंटर आएगा, वो आपको थोड़ा बहुत चेंज बताएगा। जब आप घर डिजाइन करते हैं तो आपसे आर्किटेक्ट पूछता है कितने कमरों का मकान चाहिए, आप बोलते हैं 3 BHK, फिर वो 3 BHK के ऑप्शंस देता है। ठीक इसी प्रकार आपके बिजनेस आइडिया को आप किसी मेंटर के पास ले जाएंगे, वो उसको ऑल्टर कर सकता है, इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, लेकिन बदलने का राइट उसको भी मत देना। स्क्रीन के ऊपर 10 एग्रो इंडस्ट्री के 100 प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर QR कोड दिए हुए हैं। 100 प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप QR कोड को जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज करा सकते हैं CA से, और उस CA को फीस देंगे हम, आपको नहीं देनी है। तो ये क्या एक बड़ी सुविधा नहीं है? ऐसी जो सेवाएं वहाँ पर हैं उन सबका QR कोड है, और ये QR कोड आप जाते वक्त स्कैन करिए, जो आपको चाहिए वो डाउनलोड करिए, और आप मान के चलिए कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। केवल एक ही कॉस्ट है कि आपको और मुझको मिलके व्यापार का वैभव खड़ा करना है। तो व्यापार का वैभव के लिए हम उस आइडिया पे काम करेंगे, और इनमें से होते हुए ये एडवांटेज आपको मिलेंगे, क्योंकि फूड इंडस्ट्री आज गवर्नमेंट की MSME हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हो, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करती हैं। उसका कारण है ये बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत कम पूंजी में हो जाता है, और आप इसको आपके नेटिव प्लेस में भी कर सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये 10 प्रोजेक्ट जो हैं, इन 10 प्रोजेक्ट के अंदर हमने 10-10 प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, यानी कि 10 × 10 100 प्रोजेक्ट। इन 100 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको उस स्कैनर को स्कैन करने से मिल जाएंगी। पहली है ग्रेन प्रोसेसिंग, दूसरी है स्पाइस प्रोसेसिंग, तीसरी है डेयरी एंड प्रोडक्ट। मैं बहुत जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि समय से हमें सारी चीज़ें पूरी करनी है। इनकी सारी जानकारी आपको वहाँ उस QR कोड में मिल जाएगी। तो आपके समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पे तेज़ी से चल रहा हूँ। बेकरी इंडस्ट्री आजकल कुकीज़ का, मिलेट की कुकीज़ का बहुत बड़ा व्यापार है, और छोटे से तरीके से शुरू हो सकता है। हाउसवाइफ शुरू कर सकती हैं, और इसको चाहे जितना बड़ा भी बनाया जा सकता है। एक पूरी ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगाई जा सकती है। ऑयल प्रोसेसिंग, आज घर घर में कच्ची घानी का ऑयल बिक रहा है। जो लोग बीमार हैं वो कहते हैं रिफाइंड ऑयल नहीं खाना। तो कितना बड़ा स्कोप प्रधानमंत्री जी ने पैदा कर दिया खाद्य इंडस्ट्री के लिए, ऑयल इंडस्ट्री के लिए, कि गांव-गांव में कच्ची घानी टाइप की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। रिटेल एंड ग्रॉसरी शॉप ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकते हैं, ई-कॉमर्स में भी जा सकते हैं, बैक एंड स्टोर में भी जा सकते हैं। तमाम तरह की चीज़ें दी हुई हैं। आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बनाना जानते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। इस तरह के n नंबर्स ऑफ आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, उसमें हम बात कर सकते हैं। फार्मिंग एंड
एग्रो टूरिज्म। मुझे अभी हंसी आई, आप लोगों ने देखा वो हंसी क्यों आई? कि कल हम दोस्तों के साथ बैठ के इस फार्मिंग और एग्रो टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा यार ये कैसी इंडस्ट्री हुई? अरे मैंने कहा ये तो बहुत फर्टाइल हो रही है और इसमें तरह तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और एक एडवर्टीजमेंट में तो मैंने ये भी पढ़ा था कि भाई आप सब्जी उगाएंगे, खुद काटेंगे, हम आपको ऑर्गेनिक सब्जी खिलाएंगे, आपसे खेती भी करवाएंगे, आपसे गायों का काम भी करवाएंगे, आपसे वो सारे काम करवाएंगे जो एक फार्मिंग में की जाती है, आपको फार्म की फीलिंग देंगे। तो बोले इसमें हंसने की क्या बात हुई? मैंने कहा उसमें नीचे लिखा हुआ था ओपन एयर टॉयलेट। आप ओपन एयर टॉयलेट को भी यूज करेंगे तो टूरिज्म कहाँ पहुँच गया? आप सोचिए, किसी ने ये भी सोचा कि अरे साहब ओपन एयर का भी तो मजा लेके देखो, क्या बिजनेस आइडिया है। आप गूगल करके देखिए कितने लोग कर रहे हैं इस आइडिया को, इस फार्मिंग वाले टूरिज्म वाले आइडिया को। क्लाउड किचन कितना चल रहा है, क्लाउड किचन 10 तरह की चीज़ें इसमें चालू हो सकती है। एग्रीगेटर बन सकते हैं, कंबाइनर बन सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। क्यों? आज घर घर में लग रही है। इसके स्टील के बर्तन बनाने की मतलब जो इक्विपमेंट है वो बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्लाउड किचन खूब लग रही है, घर घर में खुल रही है, गाँव में खुल रही है। वेयर हाउसिंग, भारत की एक बड़ी समस्या वेयर हाउसिंग है। हमारे यहाँ पर खाद्यान्न जो है ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ हमारी वेयर हाउसिंग जो है प्रॉपर नहीं है। क्या आपको पता है वेयर हाउसिंग पे 80% तक की सब्सिडी है? यानी कि आप 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, सरकार 30 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको देगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग राष्ट्र की ज़रूरत है। एनी अदर्स आइडिया, इसमें आप अपना कोई भी आइडिया डाल सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो एग्रो हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सेम है। कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, और भी 16 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए। अब अगर आप किसी स्कीम के थ्रू जाते हैं तो आपको 3 साल 5 साल की इन सब चीज़ों में छूट मिल जाती है। आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है, आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। क्या आपको पता है कि PMFE जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका बजट का जो अलोकेशन होता है, उस अलोकेशन का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन 8 से 9% ही हो पाता है, लेने वाले ही नहीं है। अब जो लेने वाले हैं वो बोलते हैं देने वाले नहीं हैं, वहाँ पे बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये जो गैप है इसको टेक्नोलॉजी से समझना पड़ेगा, इसको समझदार लोगों के द्वारा समझना पड़ेगा कि गैप कहाँ है। दुनिया भर की EMI ले लेके सिविल खराब कर रखा है, कौन बैंक लोन देगा? पहले आपका सिविल सही करवाया जाएगा, तब जाकर के लोन की लाइन में लगोगे। तो ऐसी वो बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूरे पॉइंट में जाननी चाहिए। कीवर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, स्कीम्स, PMFA, PMKSY, PMMY, PMEGP, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं फूड को लेके, स्किल को लेके, हैंड होल्डिंग को लेके, मार्केटिंग को लेकर के। बढ़िया ई-कॉमर्स है, बढ़िया आपके पास वेबसाइट है, आपके सेल्स के फनल्स क्या कहते हैं, आपकी मार्केटिंग क्या कहती है, ये सारे तरीके आज AI को कैसे मार्केटिंग में काम में ले सकते हैं। आज का जो युग है वो ऐसा युग है कि आप अगर कोई आइडिया सोच सकते हैं तो उसके लिए मेंटरिंग के लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में एक AI इंस्टॉल कीजिए, उसको अपना आइडिया दीजिए, उससे बड़े कीजिए, उससे पिक्चर बनवाइए, उससे आप पूरी स्ट्रेटेजी बनवाइए। लेकिन इतने से व्यापार नहीं हो जाएगा, लेकिन इतने से आपकी समझ बढ़ जाएगी, इतने से आपको उसके कानून कायदे मालूम पड़ जाएंगे, इतने से आपको ये तरीका मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपका कोई भी आइडिया जब ऐसे लोगों के बीच में जाकर के मेंटरिंग होगी उसकी, तो कितना बड़ा बन सकता है वो।
वो आइडिया जिसको आप छोटा समझ रहे हो या जिसमें बड़ा भी आप करना चाह रहे हो, वो करने के लिए आपको कितना बड़ा एक साधन संसाधन वहाँ पर मिल सकता है। अब जब बात एलिजिबिलिटी की आती है तो खुद को जानना ज़रूरी है, अपना एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट है। कोई भी बड़ी कंपनी जब अपना कोई काम शुरू करती है तो वो ये काम ज़रूर करती है, क्योंकि इस एनालिसिस से आपको पता लगता है आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। और उसके बाद आप प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद आप एक अपना ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम वो रजिस्टर करवाएंगे ताकि आगे जाके आपको तकलीफ़ ना हो। मैं कई लोगों से जो है मिलता हूँ, वो कहते हैं कि साहब उस कंपनी का नाम ये है तो क्या मैं अपना ब्रांड नेम ये रख लूँ? कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिलते जुलते ब्रांड नेम से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए आपको डिटेल प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी, ROI ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं 5 मिनट आपके और लूँगा। कितना भी बिजनेस के बारे में सोचिए, लेकिन इन 3 चीज़ों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करिए। आजकल युवाओं में एक बड़ी चीज़ आ गई है, बल्कि एक नहीं 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो शादी लेट करेंगे, दूसरा करियर बनाएंगे। अब इन दोनों का टाइम है, टाइम निकल गया तो शादी करने में वो आनंद नहीं आएगा, जनरेशन में दिक्कत आएगी। क्योंकि जो समय जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी समय में अच्छा लगता है। इसीलिए हॉबीज़ को, हेल्थ को और हैप्पीनेस को हमेशा माइंड करिए। और जो ये सारी यात्रा है उसमें हम लोग इस इंस्टीट्यूट को काम में ले रहे हैं। फॉर्चुनेटली इस इंस्टीट्यूट को हम ही चलाते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट है। यहाँ पर हम लोग जो है कोई प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, ये सोसाइटी की हेल्प के लिए है और सभी लोग उसमें मिलजुल करके काम करते हैं। यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एनीवेज मैं यहाँ चार्ज को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। अब जब बात आती है सबसे एंड में आपको धन्यवाद ज्ञापित करने की, तो इस धन्यवाद ज्ञापित में मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ, मांगता हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस बात को गौरवान्वित महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देश के वासी उस देश को पैट्रोनाइज करते हैं वो देश इतिहास में हमेशा सिरमौर बनता है। अब जो चरण 2 है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप लोग QR कोड लगा दीजिए, मैं नटशेल में बता देता हूँ ताकि उसके बाद जो है हम कार्यक्रम को बंद करें। इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड नज़र आएगा। इस QR कोड को आप स्कैन करना चाहते हैं, स्कैन कर लीजिए और एक छोटी सी क्वेश्चनर आएगी। इस क्वेश्चनर का आप जवाब दे दीजिए। कोई बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं। और ये सेम QR कोड आपके ID कार्ड के पीछे भी है। बाय चांस आपको ऐसा घर जाके लगता है कि यार मैं कर लेता तो ठीक था, तो आप जो है घर जाके अपने ID कार्ड के पीछे स्कैन करके इस क्वेश्चनर को भर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन लेवल 2 के लिए होगा और लेवल 2 पर आपको 15 दिन की हैंड होल्डिंग, फिर बूट कैंप, उसके बाद सारी जो भी आपकी कार्यवाही होनी है सरकारी पंजीयन की, वो सारी कार्यवाही की जाएंगी। अंत में स्वावलंबी भारत अभियान, जो कि एक ऐसा अभियान है भारत के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता की तरफ आकर्षित करने के लिए अग्रसर है, उसी का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। उस नाते से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़ें। जैसा कि आदरणीय मैडम अर्चना सुराना जी ने कहा था कि घर जाके हम 50 लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी गतिविधि है, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए बनी है। तो इसका उल्लेख अपने मित्रों से ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने जीवन में प्रगति करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। मैम की जो आग कॉलेज यहाँ पे हैं उनकी तरफ से राधेश्याम चोयल जी को एक भेंट ने गिफ्ट। जैसे कि यहाँ पे अभी सर ने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, कुछ तो चीज़ें होंगी या किसी के मन में कुछ तो आ ही रहा होगा जिसको पूछना होगा, जिसको जानना होगा। लेवल 2 उसका
उत्तर है और साथ ही साथ में अभी इस वक्त आपके बीच में मौजूद हैं सर। तो आप में से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है लेवल 2 के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में या फिर इस पूरी संवाद के बारे में, तो कृपया अगर हाथ खड़े करें। आपका शुभ नाम? शक्ति सिंह जी, देखिए ना, ये आपकी एकेडमिक परीक्षा नहीं है, ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। छोटे से सवाल हैं और उनका जवाब देने के बाद, जैसे अब मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है लेकिन आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे विषय विशेषज्ञ हैं, मेंटर्स हैं जो ग्रोथ पे काम करते हैं। जैसे स्टार्टअप की बात आती है, हमारे स्टार्टअप इको के अंदर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस पर अपनी मेंटरिंग करते हैं या आपको सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। अब जब आप डायरेक्ट उनके पास जाएंगे तो आपको हो सकता है महीनों लगे उनको टच करने में, लेकिन संगठन से जब आप एज ग्रुप जाएंगे तो वो आपको नर्चर करने के लिए, आपको एडवाइस करने के लिए सुलभ होंगे। आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, दोनों तरीके से आपका स्वागत है। जी, बिल्कुल पड़ेगी और हर समय रहती है। मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी लाखों रुपए खर्च करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन पे। लगातार कोई ना कोई कोर्स आज भी ज्वाइन करता हूं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखता ही रहना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा, आप mysba.co.in पे जाइए, बहुत सारे ब्रोशर में आपको वो दिया हुआ है। वहाँ पे जॉब के नाम से एक मेन्यू है, आप उसको क्लिक करिए। आप वहाँ पर जाके अपने आप को एज जॉब प्रोवाइडर या एज जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसी अपने आप को रजिस्टर करिए। अब हमारे पास बच्चे आएंगे, हम आपके पास भेजेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके अलावा जो इस तरह के मेंटर्स हैं, जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, आप वहाँ जाएंगे, आपको कैटेगरी नज़र आएगी। आप जाइए, अपने पसंद का मेंटर चुनिए, मेंटर चुन के आप उनसे कांटेक्ट करिए। आपका भी प्रोफाइल बन जाएगा, उनका भी ऑलरेडी होगा ही। आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये दोनों चीज़ें आपको mysba.co.in पर मिल जाएंगी। SBA आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको अवेलेबल कराएंगे। उसका कारण है ये कस्टम डेटा है और कस्टम डेटा का एक्सेस का अपना एक सिस्टम है। जैसे हम ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे पेमेंट गेटवे है। अभी हम पेमेंट गेटवे पेटीएम का भी काम में ले सकते हैं या रेजर पे का भी काम में ले सकते हैं, लेकिन MySBA अपना खुद का एक गेटवे लेके आ रहा है। तो वो सारी गवर्नमेंट की रेगुलेशन से होती हैं। तो जो आप कह रहे हैं ये सारा कस्टम डेटा है, आज नहीं है लेकिन आ जाएगा। लेकिन आपको ये चाहिए तो हम इसका रास्ता बता सकते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर कुछ सैंपल के रूप में भी फ्री है, कुछ ऑन पेमेंट है। वो पेमेंट उन साइट्स पे होता है, वो हमारे को नहीं होता। तो डेटा अवेलेबल आज भी है। बिल्कुल बहुत वाजिब प्रश्न है आपका कि बिना फाइनेंस के हवाई जहाज उड़ेगा कैसे। अर्चना मैडम ने भी ये बात कही थी यहाँ पर कि फाइनेंस के कारण बिजनेस नहीं रुकता, बिजनेस रुकता है आपके माइंडसेट के कारण। फाइनेंस मिल जाता है, उसकी व्यवस्था हो जाती है। वो डिपेंड करेगा आपका बिजनेस आइडिया और आपकी मनस्थिति, आपका मनोबल, आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है।
तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब बात आती साहब है तो सही लेकिन मिलता नहीं है, जो आपका मूल प्रश्न है। इस मूल प्रश्न का मेन उत्तर ये है, हमें पता है जब कोई युवा बैंक जाता है अपना प्रपोजल लेके, कोलेट्रल मांग के उसको साइड पर रख दिया जाता है कि ज़मीन है क्या, मकान है क्या, सोना है क्या गिरवी रखने के लिए। वो कहता नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। वो कहते हैं लिख के दे दो, लिख के कोई नहीं देगा, वर्बली मना करेंगे, क्योंकि लिख के देने से वो फॉल्ट में आते हैं। वो इस काम को करा लेते हैं, वो जानते हैं आपकी क्या कमी है, सिस्टम में क्या पेपर पूरा करना है, उस पेपर को पूरा करा के वो करा देते हैं। तो मूलतः ये काम हो जाता है। वैसा क्या है, जैसे मैं कपड़े का काम करता हूँ, मेरा सिस्टम ये है कि 45 दिन में देना है, 30 दिन में फिर टिकट हो जाएगा, तो 15 दिन में मैं मेरे वर्कर का पेमेंट करता हूँ। लेकिन कंडीशन ऐसी है, मेरी जेब में केवल 10 डिजाइन बनाने का पैसा 10 लाख रुपये, लेकिन कोई एक डिजाइन नहीं सेलेक्ट करें, उसका ऑर्डर आया, आप करें बैंक लोन मिलेगा, मेरा सिम सब ठीक है, लेकिन बैंक लेगा 15 दिन 5 दिन 10 दिन। तो ऐसी कंडीशन में किसको देखिए, इसके लिए बहुत तरह के बिजनेस रोल होते हैं। अब क्या होता है, एक कहावत है कि अभी प्यास लगी अभी कुआं खोदा, तो ये तो थ्योरी सही नहीं है। कुआं खोद के तैयार रखो, ज़रूरत पड़े तो 2 टंकी पानी छत पे रखो, और जब चाहो जब नल खोल लो। इसके लिए बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ओडी के लोन्स हैं, सीसी के लोन्स हैं। आप 10 लाख रुपए का व्यापार कर रहे हैं, स्टॉक पे लोन लगे रखिए। बहुत तरह की चीज़ें हैं ऐसी जो आपको जब कभी भी ऑर्डर आए, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, एक PCL नाम की स्कीम होती है, पैकिंग क्रेडिट लोन। आप उस ऑर्डर को बैंक में ले जाके रखिए और बैंक को बोलिए साहब 10 लाख का ऑर्डर है, 8 लाख का लोन देगी बैंक आपको। ऑर्डर के अगेंस्ट में देगी ना। सुविधाएं सारी हैं, काम में लेने का सिस्टम आता है या नहीं आता वो है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके वहाँ ऑर्डर रख देंगे और आपको लोन मिल जाएगा, नहीं मिले, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन सक्षम व्यक्ति साथ में जाएगा या सक्षम व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन करेगा तो ना करने के लिए दम लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सर प्रोडक्ट बेस्ड काम शुरू करना चाहिए या सर्विस बेस्ड काम शुरू करना चाहिए? अब आप यूँ समझ लो कि ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, अब आप जवाब दो। तो फिर मैं कौन होता हूँ आपको प्रोडक्ट बेस्ड पहले कहने वाला? अपनी आवाज़ सुनिए। आपको आपका सब कुछ पता है, मुझे आपका कुछ भी नहीं पता। तो 1 बाय 1 कर लीजिए, पहले सर्विस कर लीजिए, जो कि पहले मन की पसंद है तो पहले सर्विस का इस्टेब्लिश कर लीजिए, तो वो इस्टेब्लिश हो जाए फिर प्रोडक्शन में आ जाएगी। 1 बाय 1 कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस भी खूब चल रही है, प्रोडक्ट भी खूब चल रहे हैं, बिजनेस सदियों से चलता आया है, सदियों तक चलता रहेगा, बिजनेस कभी ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए आपको सर्विस है। आज भारत की इकोनॉमी में जो हमारा ग्रोथ का फैक्टर है उसमें सर्विस का एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ा है। आज हम सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, आज IT सर्विसेज हैं, कितना बड़ा एक्सपोर्ट है हमारा। तो सर्विस आप लोकल लेवल पे करना चाहें, रीजनल लेवल पे करना चाहें, स्टेट लेवल पे करना चाहें, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहें, सब पॉसिबल है। तो आपका मन सर्विस का कहता है तो पहले सर्विस वाला स्टार्टअप शुरू करिए आप। अब आपका बिजनेस आइडिया क्या है इसमें? आपका नाम क्या है? मयंक। तो सबसे पहले तो हमें मयंक के लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है हमारे यहाँ का। मयंक, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। इस तरह की एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में बहुत है जो ऑलरेडी काम कर रही है। इस प्रॉब्लम को जो तुमने आइडेंटिफाई की है, इस प्रॉब्लम का और बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो मार्केट में अवेलेबल है उससे अलग हट के। एक चीज़, जैसा आपने कहा कि मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ,
मैंने किसी सीए को 16,000 रुपये दिए, उसने 1,000 में काम किया, 15,000 उसने रख लिए। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ कि वो 15,000 उसने रख लिए, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरा समय बचाता है, इसलिए मैं उसको 16,000 रुपये देता हूँ। अब ये काम 1,200 रुपये में भी होता है, ये काम 4,000 रुपये में भी होता है। सबकी सर्विस कैटेगरीज है, सबकी अपनी अपनी प्राइस लिस्ट है। तो इस पूरे गैप सिस्टम में जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बाद उस पर आप आइएगा। अब ये छोटा सा जो काम है, आप MySBA पे जाएंगे, वहाँ पे एक टैक्सेशन सर्विस है, हम 800 रुपये में भी करते हैं काम। मतलब हम नहीं करते, हमारे द्वारा जो सीए हायर किए वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो काम ऑलरेडी हो रहा है, उसमें नया आप क्या कर सकते हो, बेटर सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, तब उसके आइडिया के स्टार्टअप बनने की गुंजाइश पैदा होती है। फिर भी आपने कहा कि वो बैठ के क्या करता है, कैसे करता है, उसमें मत जाइए। आप केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जाइए कि मुझे 16,000 की जगह उतनी ही बढ़िया सर्विस अगर 10,000 में मिल जाएगी तो मैं 10,000 वाले से ले लूँगा। सर मेरा नाम शिखर वर्मा है, पूरा राजस्थान से आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने जो सिस्टम बताया मुझे सर कि ईवी से फार्म से इंडस्ट्री से डेयरी प्रोडक्ट से, इनके अलावा भी इनमें ईवी से रिलेटेड भी कुछ है? कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि भाई हम एग्री प्रोडक्ट को लेके आए हैं, लेकिन आपके पास अपना आइडिया, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उस पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मेंटर्स हैं, हम आपको मेंटर देंगे उसमें। ये आपकी क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखिए, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, आप अजमेर से हैं, इंडस्ट्री से हैं, तो मुझे जानते ही होंगे, ठीक है। मैं आपको अभी एक मेंटर दे देता हूँ, राजेश बंसल जी, तो वो आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। तो राजेश बंसल जी से आप MySBA का नाम लेके मिल लेना। इसीलिए तो हाँ, लेकिन राजेश बंसल जी से जब आप MySBA का नाम लेके मिलेंगे ना, तो वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे पधारे, हमारे सारे अतिथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का समय निकाल के यहाँ पे मौजूद हुए, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे सत्र का अंत जो है वो हम लोग एक राष्ट्रगान के साथ करेंगे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े रहें। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 हे। भारत माता की